जय हिंद दोस्तों, फोकस स्टडी विद अभी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो झारखंड हाई कोर्ट के एक और प्रैक्टिस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्वेश्चन का लेवल वही रहेगा जिस तरीक़ा से एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। आप लोग वीडियो को ना पूरा देखिए। आप लोग पूरा नहीं देखते हैं। आप लोग को लग रहा है कि हाई कोर्ट का एग्ज़ाम है तो आसान हो जाएगा। आसान नहीं हो जाएगा, आसान नहीं रहेगा। एग्ज़ाम का लेवल रहेगा और बहुत तगड़ा तगड़ा सवाल पूछा जाएगा। सारा का सारा सवाल नहीं, बट सवाल का लेवल रहेगा। जो भी रहेगा सवाल में कुछ ना कुछ खास रहेगा। तो जिस तरीक़ा का सवाल आ रहा है, आप अगर उसी पैटर्न पे प्रैक्टिस करेंगे तो आपका तैयारी बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर नहीं तो फिर कोई बात नहीं, फिर जैसे जैसे है वैसे आप पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर लगता है कि आपको अपनी तैयारी को बूस्ट देना है तो आपको बढ़िया से मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। तो बहुत ही धांसू सेट है, शुरू से लेकर आखिर तक आपको वीडियो को देखना है। एक एक सवाल को आपको सॉल्व करते जाना है। वीडियो अगर पसंद आता है तो उसको लाइक मारते जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। और जितना भी सोशल मीडिया कॉन्टैक्ट्स हैं आपके पास, जितना भी कॉन्टैक्ट्स हैं, चाहे वो फेसबुक पे हो, चाहे वो व्हाट्सएप पे हो, चाहे वो टेलीग्राम पे हो, सब पे इस वीडियो का लिंक को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। बस मेहनत के बदले यही हम कह रहे हैं कि कंप्लीट अपना वीडियो को शेयर मार दीजिएगा। अपने एंड से जितना भी दोस्त यार जो भी हाई कोर्ट का तैयारी कर रहे हैं आपके आजू बाजू में, सबके साथ आप शेयर मार दीजिएगा, ठीक है। बाकी बात, जब आप इस पूरी प्रैक्टिस सेशन को देखेंगे तो आपको अनुभव होगा, हो सकता है कि आपको मैथ में कंप्लीट एक बार कायदे से पढ़ने की आवश्यकता हो। तो आपके लिए मैथ्स सिर्फ 399 का है, सिर्फ 399 का है, ओनली 399 कंप्लीट मैथ अर्थमेटिक प्लस एडवांस, ठीक है। और मैथ्स के साथ अगर आप रीजनिंग को भी लेना चाहते हैं तो ये 499 का है। रीजनिंग कितना का है? 499 का है। 499 का कंप्लीट पूरा का पूरा कोर्स आपका बाइलिंगुअल है, ठीक है। पूरा का पूरा कोर्स आपका बाइलिंगुअल है। और ये ऐप जो है फोकस स्टडी विथ अभी प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। टेलीग्राम ज्वाइन करना तो बिल्कुल ना भूलें, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप यहाँ से ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या प्ले स्टोर पे सर्च मार के भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो बस यही मेरा सलाह मशवरा रहेगा कि आप पूरा वीडियो को देखेंगे। और वीडियो को जब देखिए ना भाई, तो कम से कम एक पेन और एक सादा पेपर लेके बैठिए, ताकि हम यहाँ पे सवाल दें तो आप भी कुछ ना कुछ कैलकुलेशन, जोड़ घटाव गुना भाग कर पाएँ, ठीक है। ऐसे सिर्फ ना ऐसे वीडियो देखने से कुछ नहीं हो जाता है, कुछ नहीं होगा। आप कितना दिन से ऐसे वीडियो देख रहे हैं, कुछ नहीं हुआ हुआ अभी तक, यकीन है हमको। जब तक आप खुद से दिमाग नहीं लगाएंगे, खुद का दिमाग नहीं चलाएंगे, तब तक आप बेहतर स्टूडेंट नहीं बन सकते हैं। इसलिए सेल्फ प्रैक्टिस और प्रैक्टिस दोनों बहुत ही ज़रूरी है। तो शुरू से लेके आखिर तक, एकदम आखिरी तक, एंड तक, जब हम आपको लास्ट में जय हिंद बोलेंगे ना फिर से, तब आपको वहाँ से वापस आना है। धीरे धीरे लेवल को बढ़ाते हैं और अब ऑप्शन के साथ खेलेंगे, ठीक है। तो कहता है कि इफ 5 raised to power x plus 5 minus 5 raised to power x plus 1 equal to 6 to 4 into 6 to 5 then x equal to। आप ध्यान से समझिए कि x का वैल्यू हमसे पूछा है और x ना इधर पावर में है। मतलब ये चीज़ तो समझ में आ गया कि बेस बराबर करना होगा तभी पावर बराबर होगा और x का वैल्यू हम निकाल पाएंगे। अब जी बेस बराबर करेंगे कैसे, इस बात पे हम लोग विचार करते हैं। तो एक कंसेप्ट आपको बताते हैं, जो अभी बताया है उसी को फिर से रिपीट करते हैं। आपको हम क्या बताएं कि अगर a का पावर m गुना a का पावर n है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a का पावर m प्लस n। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ज़रूरत के हिसाब से, और इसको ऐसे भी तोड़ सकते हैं ज़रूरत के हिसाब से। अब इसका यूज करेंगे इसमें, तो 5 का पावर x प्लस 5। देखिए, अगर आप यहाँ से देखें तो हम यहाँ से डायरेक्ट कॉमन ले सकते हैं, डायरेक्ट हम कॉमन ले सकते हैं, लेकिन बहुत लोग को समझ में नहीं आएगा, इसीलिए तोड़ के आपको समझाएंगे, ठीक है। तोड़ के समझाएंगे, समझ में आ जाएगा, ठीक है। हम यहाँ से चाहे तो डायरेक्ट भी हम कॉमन ले सकते हैं 5 का पावर x प्लस 1, डायरेक्ट हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन नहीं लेंगे, समझाते हैं तोड़ के, ठीक है। तो अब आप एक बात बताइए कि हम इसको क्या लिख दें। तो ये 5 रेज टू पावर x इंटू 5 रेज टू पावर 5 ऐसे लिख सकते हैं। 5 का पावर x गुना 5 का पावर 5। देखिए बेस बराबर है, पावर को जोड़ा है,
माइनस 5 का पावर x गुना 5 का पावर 1 और बराबर क्या है 624 गुना 625। यही है ना, यही चीज़ है। अब हम यहाँ से कॉमन क्या लें, देखिए एक चीज़ तो कॉमन दिखा 5 का पावर x और दूसरा कॉमन 5 का पावर 5 और 5 का पावर 1 में हमको 5 का पावर 1 कॉमन दिखा। अंदर बचेगा 5 का पावर 4 माइनस 1 और बराबर हो गया 624 गुना 625। अब जरा ध्यान से देखिए 5 का पावर 4 कितना 5 गुना 5 25, फिर 5 गुना 5 25 मतलब 25 का स्क्वायर 625 और जब 625 में 1 जाएगा तो 624 बचेगा, मतलब ये भी 624 और ये 624 कैंसिल हो जाएगा। क्या बच गया 625। अब देखिए 625 को हम क्या लिख सकते हैं, आप कहेंगे सर 625 को 5 का पावर 4 लिखिए। अब देखिए बेस बराबर है तो पावर भी बराबर है। इधर है 5 का पावर x गुना 5 का पावर 1 तो हम इसको क्या लिख दें 5 का पावर x प्लस 1 बराबर, इधर क्या बच गया 5 का पावर 4। अब देखो बेस बराबर है तो पावर भी बराबर होगा। x प्लस 1 इक्वल टू 4 तो x बराबर क्या 3 नहीं आ जाएगा और 3 इसका उत्तर हो जाएगा। बात को समझिए, तोड़ तोड़ के समझा रहे। अब देखिए ये जो लास्ट में हमको दिखा ना, ये जो हम लास्ट में लाए 5 रेज़ टू पावर x प्लस 1, इसको हम पहला बार में ही कॉमन ले लेते, 5 रेज़ टू पावर x प्लस 1 कॉमन ले लेते और अंदर ये चीज़ बच जाता मेरा। लेकिन समझाना ज़रूरी था इसीलिए, ठीक है। तो इसी तरीक़ा से ना आपको प्रैक्टिस करते जाना है सवालों को, इसको और भी ज़्यादा कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। इस सवाल में कहता है कि इफ़ 49 का पावर n गुना 7 का पावर 3 गुना 343 का पावर 2/3 बटा 7 गुना 2401 का पावर 3/4 बराबर 343 है, तो 5 का पावर 2n-1 का वैल्यू क्या होगा। सवाल आप देख लिए। अब देखिए तोड़ते हैं ध्यान से। सबसे पहले आप इसको ध्यान से देखिए तो क्या ये आपको पूरा का पूरा एक्सप्रेशन 7 के बेस में टूटेगा, 7 के बेस में टूटेगा, 7 के घात में टूटेगा, तो जी हाँ टूटेगा। अब तोड़ना शुरू करते हैं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तो 49 को क्या लिखेंगे 7 का स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा 7 रेज़ टू पावर 2n, n पहले से है, 49 को 7 का घात 2 मतलब 7 का पावर 2n गुना 7 का पावर 3 अपने जगह पे सही है गुना। अब देखो 343, सर 343 क्या होता है, 343 होता है 7 का घात 3, 7 का घात 3 और अब इसका घात में भी गुना में है 2/3, क्या है 2/3, तो ये 3 से 3 हमारा उड़ जाएगा, क्या बच जाएगा 7 का घात 2, 7 का घात 2। अब देखो इन दोनों को जोड़ के भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए, ठीक है। नीचे देखिए 7 के घात में कुछ नहीं तो भाई 1 तो है, एक बार तो है 7। 2401, सर 2401 कुछ और नहीं होता है, 7 का घात 4 होता है, 7 गुना 7, 7 गुना 7 और इसका भी घात में है गुना में है 3/4 और यहाँ भी क्या है 3/4 है, तो 4 से 4 कैंसिल, क्या बच जाएगा 3 बच जाएगा, यहाँ से बच जाएगा 7 का घात 3। तो सबसे पहले 7 का घात 3 से 7 का घात 3 कैंसिल। अब देखो यहाँ पे है 7 का घात 2n, यहाँ पे है 7 का घात 2, एक बार तो घट जाएगा, मतलब ऊपर मेरा क्या बच जाएगा, ये फाइनली यहाँ पर बच जाएगा 7 का घात 1 बराबर 343 है, तो सर 7 का घात 3 लिख देंगे। अब सर क्या बच गया फाइनली, देखो 7 रेज़ टू पावर 2n प्लस 1 बराबर 7 का पावर 3, मतलब 2n प्लस 1 का वैल्यू मेरा आ गया 3। बेस बराबर है तो पावर भी बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2n प्लस 1 का वैल्यू क्या
3 आ गया। तो सर जब इसको सोल्व कीजिएगा तो 2n बराबर 2 और n बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। n का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा। अब बोला है कि 5 का पावर 2n माइनस 1 बराबर कितना होगा, तो n बराबर 1 रखेंगे। तो 2 एकम 2 और माइनस 1, तो 2 में 1 गया तो 1, 5 का पावर 1 मतलब 5 हमारा इस सवाल का उत्तर हो गया, जो ऑप्शन नंबर बी में है। समझ पाए, सब कुछ समझ में आया। दुनिया का कोई भी मास्टर आसमान से आकर भी बोलेगा ना तो इस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। अगर वो कुछ ऐसे तेला बेला बोले कि ये ट्रिक है, ये टेक्निक है, तो फर्जी बोल रहा है वो। ये सब काम आपको करना पड़ेगा, बिना ये सब काम किए आप आंसर नहीं ला सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि अब डायरेक्ट यहाँ पे कोई ऐसा जादू फेंक दिए कि आंसर आ गया, डिजिटल सम लगा दिए, फलनवा मेथड, ढकनवा। इस सवाल को देखिए, ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा इसको मिटाएंगे, इसीलिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ठीक से सुन लीजिएगा, ठीक है। तो कहता है कि जब दो अंकों की संख्या को उसके अंकों के योग से गुना किया जाता है तो गुणनफल 424 होता है। जब उसके अंकों को आपस में बदलकर प्राप्त संख्या को अंकों के योग से गुना किया जाता है तो परिणाम 280 प्राप्त होता है। संख्या के अंकों का योग क्या है, फिर से समझ लीजिए। आपको हम क्या बोलें कि जब हमसे संख्या पूछेगा तो ऑप्शन से हम लोग कंडीशन को सेटिस्फाई करवा देंगे, लेकिन अगर संख्या के अंकों का योग पूछ दे, संख्या के अंकों का अंतर पूछ दे या संख्या के अंकों का गुणनफल पूछ दे तो उस केस में ना किसी का कोई टेक्निक ट्रिक काम नहीं आएगा, बेसिक ही काम आएगा, ठीक है। तो इस सवाल को ध्यान से समझिएगा। अब भाई अंग्रेजी वाले भाई लोग ध्यान से सुनना समझना, पूरा गणित आपको समझा देंगे, ये मेरा पूरा कोशिश रहेगा, ठीक है। When a 2-digit number is multiplied by the sum of its digit, the product is 424. When the number obtained by the interchanging its digit is multiplied by the sum of the digits, the result is 280. The sum of the digit of given number is, संख्या के अंकों का योग बता दीजिए। तो बोला है कि जब संख्या और संख्या के अंकों के योग को जब गुना करेंगे तो 424 मिलेगा, और जब संख्या के अंकों को पलट देंगे और उसको संख्या के अंकों के योग से जब मल्टीप्लाई करेंगे तब 280 मिलेगा। तो आप ये बता दीजिए कि जो संख्या है उसके अंकों का योग क्या है। बड़ा ही आसान सवाल है और एकदम बेसिक क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। तो जब भी 2 अंकों की संख्या वाले सवाल को बेसिक बनाना हो तो आप हमेशा 10x प्लस y को मान लीजिए 2 अंकों की संख्या, ठीक है, यही है, ठीक है। 10x प्लस y हमारा क्या है, 2 अंकों की संख्या है। अब कहता है कि ये तो हमारा 2 अंकों की संख्या है, कहता है कि इस संख्या और इसके अंकों का योग को मल्टीप्लाई करना है। मतलब ध्यान से देखिए। अच्छा अंग्रेजी वाला मिटा दे, कोई दिक्कत होगा? कोई दिक्कत नहीं होगा। आप एक बार इसको लिख लीजिए या तो समझ लीजिए, अगर नोट्स बना रहे हैं तो एक बार लिख लीजिए। व्हेन अ 2-digit नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय द सम ऑफ इट्स डिजिट द प्रोडक्ट इज 424। व्हेन द नंबर ऑब्टेन्ड बाय द इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट्स is multiplied by the sum of the digit, the result is 280. The sum of the digit of a given number is, ठीक है। तो थोड़ा ना स्पेस के कारण अंग्रेजी वाला को मिटा रहे हैं, ठीक है। आप लोग लिख लीजिएगा इसको, अंग्रेजी वाला को मिटा रहे हैं। खुद से लिख के मिटाना कितना कठिन रहा होगा, कितना कठिन होता होगा। तो ऑप्शन को भी हटा देते हैं, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो भाई सवाल पे आते हैं। तो जो हमारा 2 अंकों की संख्या है वो है 10x प्लस y, और जो इसके डिजिट है वो x है और y है। x हमारा दहाई का है और y हमारा इकाई का है। हमसे पूछा है x प्लस y का जोड़ क्या होगा। तो जो पहला कंडीशन बोला है कि जो संख्या है, ये संख्या
और इसके अंकों के योग को जब मल्टीप्लाई करेंगे तब मिलता है 424। ठीक है। फिर बोला कि जब संख्या के अंकों को पलट देंगे, मतलब 10y प्लस x, और इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे संख्या के अंकों के योग से, तब जाके मिलता है आपको कितना, 280। यही सवाल कहता है, यही मेरा सवाल है, यही 2 लाइन का सवाल है। अब कहता है कि x प्लस वाई का वैल्यू बता दीजिए। तो ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। ठीक है, सिंपल सोचिए, अगर हम इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को भाग लगा दें, भाग लगा दिए, ठीक है, भाग लगा दिए, तो आप एक बात देखिए कि ये x प्लस वाई और x प्लस वाई हमारा कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा, 10x प्लस वाई और 10y प्लस x बराबर, अगर इसको भी थोड़ा कायदे से काट दे तो 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28 और 4 एकम 4 और 4 छक्के 24, थोड़ा सा और काटे तो 53/35। ठीक, अब जब काट दिए मेरे भाई तो इधर क्या बचा, इधर बचा मेरा 10x प्लस वाई संख्या जो कि क्या है 53 है, और 10y प्लस x संख्या के अंकों को पलट दिए तो क्या हो गया, 53 हमारा 35 बन गया। अगर हम यहीं से लॉजिक लगाएं तो संख्या के अंक 5 और 3 है, जब इसको जोड़ेंगे तो 5 प्लस 3 कितना 8 हो जाएगा, और यही 8 हमारा उत्तर। 8 मेरा ऑप्शन में था ना, 8 कौन सा ऑप्शन में, 8 मेरा था। देखिए यहीं पे आपको संख्या के अंक दिख गया, तो इतना सा काम करने में आई थिंक बहुत समय नहीं लगेगा। तो ऐसे इस सवाल को तोड़ना था। तो इस तरीके का ना बहुत सवाल आता है, ठीक है, और सबका टाइप एक ही होता है। तो जब, फिर से समझ लीजिए, जब संख्या पूछे तब ऑप्शन से ही खेला कर देंगे, जब संख्या के अंकों का योग पूछे तब आपको बेसिक में जाना पड़ेगा। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। पहला सवाल एकदम ध्यान से देखिए। अब इस सवाल में अपना वैल्यू पुट करने के बारे में तो बिल्कुल ही मत सोचना। अगर आप वैल्यू पुट करोगे तब भी आंसर आएगा, लेकिन कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा, कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा। जरा गौर से सवाल को देखो, और ये सब चीज़ ना भाई प्रैक्टिस से आएगा, मेहनत से आएगा, एक बार में तो कतई नहीं आएगा। इसके लिए आपको मेहनत करना होगा। कहता है कि 1 + 2 sin 60 इंटू cos 60 अपॉन sin 60 प्लस cos 60 है, ठीक है। 1 माइनस ये है। अब आप जरा इसको ध्यान से देखो कि वैल्यू पुट करने के सिवा कुछ और सोच सकते हैं, कुछ और सोचा जा सकता है। तो आप कहेंगे सर इसको हम ना a + b के होल स्क्वायर के फॉर्मूला में लिख सकते हैं। कैसे? 1 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 60 डिग्री। 1 बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। थीटा के जगह पे क्या है 60 डिग्री। मतलब 1 की जगह पे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 60 डिग्री। और जैसे ही हम 1 की जगह पे साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 60 डिग्री लिखेंगे, ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 2 sin 60 इंटू cos 60। और ये क्या हो जाएगा, साइन 60 प्लस cos 60 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो ऊपर मेरा क्या हो जाएगा भाई, देखो तो साइन 60 प्लस cos 60 का होल स्क्वायर, ठीक है। और नीचे हमारा क्या है, साइन 60 प्लस cos 60, ठीक है। एक ही को सोल्व करते हैं तो इससे ये कट जाएगा, तो भाई एक ही ना बचेगा, ऊपर मेरा बचेगा साइन 60 प्लस cos 60। ठीक इसी तरीका से यहाँ पे मेरा बचेगा साइन 60 माइनस cos 60, क्योंकि यहाँ पे मेरा हो जाएगा साइन 60 माइनस cos 60 का होल स्क्वायर, और नीचे हमारा साइन 60 माइनस cos 60 है, तो ऊपर बचेगा साइन 60 माइनस cos 60। एक हम आपको करके बताएं, ठीक है। अब जरा इसको जोड़िए, तो माइनस 60 डिग्री और प्लस 60 डिग्री चला गया, साइन 60 साइन 60 2 साइन 60, और साइन 60 डिग्री क्या होता है, √3/2, 2 से 2 गया, √3 आ गया आपका आंसर। तो ऐसे इस सवाल को तोड़ना था। तो मतलब ऐसा नहीं कि इसमें सबका वैल्यू रख देते फिर कैलकुलेशन करते,
तब भी आंसर आएगा, हम नहीं कह रहे कि नहीं आएगा, लेकिन वो आपका स्मार्ट अप्रोच नहीं रहता। ये टेक्निक इसमें लगाना था, ठीक है। सवाल को ध्यान से देखिए, दो तरीका से आप सवाल को बना सकते हैं। अगर आपको sin 75 का वैल्यू याद है तो आप सीधा आंसर टिक कर सकते हैं, नहीं याद है तो आपको फॉर्मूला का सहारा लेना होगा। इसीलिए एग्जामिनर लिख दिया है कि इफ sin a प्लस बी इंटू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी देन द वैल्यू ऑफ sin 75 डिग्री इज। अब कैसे करना है जरा ध्यान से देखिए। तो आप एक बात बताइए, क्या हम sin 75 डिग्री को लिख सकते हैं sin 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री? लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आपको ध्यान देना है कि a हमारा 45 है और b हमारा 30 है। a हमारा 45 डिग्री है और b हमारा 30 डिग्री है। अब इस फॉर्मूला पे इसको एक्सपेंड कर दीजिए वैल्यू को। तो sin a मतलब sin 45 डिग्री कितना 1/√2 इंटू cos b cos 30 डिग्री √3/2 प्लस cos a कितना cos 45 कितना 1/√2 इंटू sin b sin 30 डिग्री कितना 1/2। यही हुआ छोटा सा कैलकुलेशन। तो ये कुछ और नहीं √3/2√2 प्लस 1/2√2 है भाई। तो नीचे क्या हो गया 2√2 हो गया और ऊपर क्या हो गया सर √3 + 1। और यही हमारा उत्तर हो गया। किधर है जनाब आप, कौन से ऑप्शन में है, सी नंबर में है ना, तो सी नंबर हमारा उत्तर हो गया। इतना सा काम आपको करना था। या तो आपको सीधा याद रखना है sin 75 बराबर √3 + 1/2√2, या नहीं तो छोटा सा काम आपको कर लेना है, इसको sin a + b के फॉर्मूला पे एक्सपेंड कर दीजिएगा, आसानी से आंसर आ जाएगा। अगर आप इसी को sin a - b के फॉर्मूला पे एक्सपेंड करते हैं तो 45 - 30 15 होता है, मतलब sin 15 का भी वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। सवाल को कहता है कि द रेडाई ऑफ द बेस ऑफ अ सिलेंडर एंड अ कोन आर इन द रेशियो ऑफ √3:2। इनके रेडाई का रेशियो दिया है एंड देयर हाइट इन द रेशियो ऑफ √2:√3। देयर वॉल्यूम आर इन द रेशियो ऑफ, वॉल्यूम का रेशियो आपसे पूछा है। तो सर सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है πr²h और कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 ऑफ πr²h। तो पाई दोनों में है, उसको तो लिखना नहीं है, मतलब हम लिखेंगे सिलेंडर के वॉल्यूम में r²h। r² मतलब √3 का स्क्वायर इंटू √2। ये हाइट है सिलेंडर का, तो इसको हम बस इतना लिखेंगे √3 का स्क्वायर इंटू h हमारा क्या है √2 है और अनुपात लगा देंगे। अब 1/3 r² मतलब √2 का स्क्वायर और हाइट मेरा है √3। अब जरा ध्यान से देखिए, इसी को सॉल्व कर देना है भैया। तो √3 का स्क्वायर को हम सीधा क्या लिख दें 3 लिख दें और √2 के स्क्वायर को हम सीधा क्या लिख दें 2 लिख दें। यही है मेरा। अब जी इसको जब आप सोल्व करिएगा मेरे भाई मेरे जनाब, तो ये आ जाएगा 3√2 ये होगा 3 3 9√2 और 2√3। तो मतलब √3 से रेशनलाइज करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपका आंसर 3√3 से रेशनलाइज करेंगे तो 3√3:2। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतना सा काम करना होगा एग्जाम में, अगर आप कंसेप्ट रखते हैं तो कंसेप्ट के बल पे, नहीं तो इसको कीजिए आप डिटेल में पूरा लिखिए। πr²h = 1/3 πr²h। फिर r का वैल्यू अलग रखिए, h का वैल्यू अलग रखिए, फिर पाई से पाई को काटिए, उसके बाद फिर रेशियो निकालिए, तब आप आंसर बताइए। तो थोड़ा सा तो समझदारी आपको रखना होगा उस लेवल का, ठीक है। तो जी इसका आंसर √3:2 सही है। 3√3:2 किधर गया, बिल्कुल सही है, ठीक है। देखिए इस सवाल को देखिए, बहुत अच्छा सवाल है।
देखने में मुश्किल है, सवाल एकदम हलवा है, ठीक है। तो कहता है कि इफ एवरेज ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन x1, x2, x3, x4, x5 से लेके x20 तक का जो एवरेज है वो y है, देन द एवरेज ऑफ x1 माइनस 101, x2 माइनस 101 से लेके x20 माइनस 101 तक का एवरेज क्या होगा। 20 मापनों x1, x2, x3, x4 से लेके x20 तक का एवरेज y है, तो अगला 20 x1 माइनस 101, x2 माइनस 101, x20 माइनस 101 तक का औसत क्या होगा। अब बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो जाएगा कि सर ये लिखा हुआ है क्या। तो ये लिखा है कि 20 ऑब्जर्वेशन है और वो ऑब्जर्वेशन है x2, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस से लेके x20 तक, सबको जोड़ के और जब 20 से भागा दिया ना तो इनका एवरेज आया y। सबको जोड़ के और 20 से भागा दिया क्योंकि 20 ऑब्जर्वेशन है, तब इनका एवरेज आया y। कहता है कि एक ऐसा ही ऑब्जर्वेशन जो कि सब में 101 घटा देना है, x1 माइनस 101 प्लस x2 माइनस 101 प्लस ऐसे ही करते करते x20 माइनस 101 का एवरेज कितना होगा। 101 इसका एवरेज कितना होगा। एक बात बता दीजिए कि इसका एवरेज क्या है, y है। ज़रा ध्यान से समझिए, इसका एवरेज क्या है, y है। अगर डिटेल में जाएंगे तब भी मेरा आंसर वही आएगा, ठीक है। x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6 से लेके x20 तक सबको जोड़ा और उसको 20 से भागा दिया तो एवरेज मेरा y आया। अब कहता है कि x1 माइनस 101, x2 माइनस 101 से लेके x20 माइनस 101, इसी में सब में 101 घटा दे रहा है, 101 घटा दे रहा है, तब इसका एवरेज कितना आएगा। अब आप जरा ध्यान से देखिए, बड़ा ही टेक्निकल सवाल है। सब में कितना घटा रहा है, 101 कितना बार, 20 बार घटा रहा है। तो जो 20 बार घटा रहा है उसका एवरेज कितना होगा। तो सर 101 प्लस 101 प्लस 101 ही होगा, उसका भी एवरेज 101 ही होगा। मतलब इसका मतलब ये है कि जो इसका एवरेज होगा वो इसके एवरेज से 101 कम होगा। तो सर इसका एवरेज कितना है, y, और इससे 101 कम इसका एवरेज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो गया। ये इसमें थोड़ा सा ध्यान से समझना था सवाल को, बहुत ही आसान सवाल था, ठीक। देखिए इस सवाल को ध्यान से देखिए, एकदम आसान सवाल है, कैलकुलेशन करना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। देखिए कोई भी सवाल आसान और कोई भी सवाल मुश्किल नहीं होता है। हम जो आपको बोलते हैं कि हर सवाल को आप ऐसे बोलो कि बिल्कुल आसान सवाल है, तो इसके पीछे क्या होता है कि आपका माइंड थोड़ा सा रिलैक्स होता है और आप उसके बारे में सोचते हैं कि क्या लगेगा कंसेप्ट। आसान तो बोल दिए, पता ही नहीं है, तो आप ढूंढने लगते हैं। तो इसीलिए ना आप जब ऐसे करने लगेंगे तो भाई आपका कंसेप्ट ना बहुत अच्छा हो जाएगा। तो कंसेप्ट अच्छा करने के लिए हर एक सवाल को आसान है ये बोलने से नहीं होगा, सिर्फ इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, कंसेप्ट को समझना पड़ेगा, ठीक है। तो कहता है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ द डार्क सेक्टर फॉर द फिगर गिवन बिलो। ये जो सर्कल है और ये वाला पार्ट जो रंगा हुआ है 120 डिग्री पे, इसका एरिया कितना होगा। तो जैसे ही 120 डिग्री दिखा ना तो बहुत लोग के दिमाग में ये आया कि सर इसका फॉर्मूला हो जाएगा थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। सही है, बिल्कुल सही है। हम ना इसको हम इसी चीज़ को आपको ऐसे सोचने के लिए बोलते हैं कि सर्कल के सेंटर पे कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का बनता है और 120 डिग्री का हमको एरिया निकालना है, मतलब 1/3 निकालना है। तो हम तो सबसे पहले सीधा इसको लिख देंगे 1/3 हमको निकालना है, और पूरा सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। वैसे भी आप 120 बटा 360 करोगे तो आएगा 1/3 ही, बट हम इसको ऐसे सोच लिए, ठीक है। पाई का वैल्यू 22/7 और आर हमारा है 4, तो 4 का स्क्वायर 16। अब इस कैलकुलेशन को आपको करना है, मतलब 2721 से आपको भागा देना है आपको सर 22 गुना 16, तो 16 दूना 32, 16 दूना 32 और 3
35 को इसको भागा देना है सर 21 से, ठीक है। तो सबसे पहला बात कि ये तो जाएगा पहला में 35 से कम 35, 21 से कम 21 एक बार जाएगा, तो ना तो ये होगा ना तो ये होगा, क्योंकि ये पहला बार में 8 बार है और ये 2 बार है, या तो ये या तो ये। तो 21 से कम 21, तो 35 में 21 गया तो आपका बच्चा 9 और 5 14 142, ठीक है। 142 आपका आया, ठीक है। तो 21 छक्के 126 और 21 सत्ते 147, 16.75 सेंटीमीटर स्क्वायर सीधा आपका उत्तर हो गया। आप ये भी यहाँ पे समझ लीजिए, कि सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है। तो अगर यहाँ से हम थीटा डिग्री पे काट के निकाल लें, ठीक है, तो इसका एरिया बराबर थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यही फॉर्मूला यहाँ पे लगा। हम यही चीज़ सोच लिए कि भाई 1/3 पूरा सर्कल का 1/3 हमको निकालना है, क्योंकि आप अगर ऐसे सोचते हैं कि सर्कल को अगर हम 4 भाग में बांट दें सेंटर से, तो ये 45, ये 45, ये 45 और ये 45, अगर इसका एरिया निकालने के लिए बोलेगा तो भाई 45 पे हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से समझिए सवाल को। कहता है देखिए इस सवाल को ध्यान से देखिए। कहता है कि इफ x इक्वल टू a इंटू बी माइनस सी, वाई इक्वल टू बी इंटू सी माइनस ए एंड z इक्वल टू सी इंटू ए माइनस बी, देन द वैल्यू ऑफ मान निकालना है x बाई ए क्यू प्लस वाई बाई बी क्यू प्लस जेड बाई सी क्यू। बड़ा ही आसान सा कंसेप्ट है कि अगर आपको एक फॉर्मूला आपको हम बताते हैं कि अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर आपको याद रखना है कि 3abc होता है। इसी कंसेप्ट पे ये सवाल आपका टूटेगा, बस वैल्यू को ऊपर नीचे करके दिया गया है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए पूछा क्या है, x बाई ए, वाई बाई बी और z बाई सी, ठीक है। तो इस पूरा टर्म को a माने, इसको b माने, इसको c माने, मतलब हमसे पूछा है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, वेरिएबल कुछ भी हो, ठीक है। अब समझिए बात को कि यहाँ पे x का वैल्यू दिया है y का और z का, तो आप इसको ध्यान से देखिए। क्या हम इसको x बाय ए बराबर b माइनस सी लिख दें? बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको हम y बटा b बराबर c माइनस ए लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको हम z बाई सी बराबर a माइनस बी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इन तीनों के वैल्यू को आपस में जोड़िए, अगर 0 आया तो मेरा आंसर सीधा हो जाएगा 3abc, मतलब 3xyz अपॉन abc, ये मेरा सीधा आंसर हो जाएगा। अब आप जरा तीनों के वैल्यू को जोड़िए, तो b माइनस सी प्लस a माइनस बी प्लस c माइनस ए, तो माइनस a प्लस a माइनस b प्लस b माइनस c प्लस c आ गया 0, मतलब इसका आंसर क्या होगा सर? सी नंबर। x बाई ए क्यू प्लस वाई बाई बी क्यू प्लस जेड बाई सी क्यू का वैल्यू क्या होगा? 3xyz अपॉन abc, सीधा इसका उत्तर मिल गया, ठीक है।